हेलो दोस्तों, आज हम लोग आंसर राइटिंग में चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ी सामान्य सी बातों पे चर्चा करेंगे, कोई बहुत विशेष बात नहीं आज चर्चा करेंगे। हाँ, पर बहुत काम की बातें होंगी। मेरे पास लगातार जो कमेंट आ रहे थे, जो मैसेज आ रहे थे, उन्हीं के आधार पे मैंने आज की क्लास को डिसाइड किया है। मुझसे कई लड़के पूछते थे कि सर आंसर राइटिंग की क्लास कब शुरू की जाए, है ना। या कई लड़के ऐसी गलती कर रहे थे जो गलत समय शुरू कर रहे थे। तो आज मैं बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कब शुरू करना है। फिर आंसर राइटिंग को लेकर कई आपके मन में सवाल हैं और उसके गलत जवाब हैं, तो उन पे भी बातें करेंगे। फिर आंसर राइटिंग को लेकर लोगों के मन में सवाल था आंसर राइटिंग को लेकर, सर राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए क्या, है ना, या सर शब्द अंग्रेजी के लिख सकते हैं क्या। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, ये क्लास मुख्यतः हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान पे रख के बनाई जा रही है। फिर लोगों के मन में सवाल था कि सर कैसा आंसर अच्छा होता है, पैरे में लिखें या ग्राफ में लिखें या पिक्टोरियल फॉर्म में लिखें, है ना। तो ये सब सवाल थे मन में। फिर कई बातें जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैं उन सब बातों को संकलित करके आज बताऊंगा, है ना, कि आंसर, एक सामान्य आंसर या एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। ठीक, तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका ये सवाल है कि आप चाहे रात दिन पढ़ लो, है ना, कितना भी आपके पास नॉलेज हो, लेकिन एग्जामिनर आपको आपकी कॉपी से चेक करेगा। उसे ये नहीं पता कि आप कितना पढ़ते थे, कितनी मेहनत करते थे, आपको कितना पता है। उसके पास वो कॉपी जाएगी, उस कॉपी को वो देखेगा और आपको नंबर देगा, है ना। अर्थात आप ये मत सोचो कि आप अगर रात दिन पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आपकी कॉपी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि वही कॉपी आपका सिलेक्शन क्या निर्धारण करेगी, है ना। आपका जो भी नॉलेज है आपके दिमाग में है वो, लेकिन आपकी कॉपी ही आपका व्यक्तित्व वहां पर बता रही है। तो मेन बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा सिलेक्शन आपकी आंसर राइटिंग पे ही निर्भर है, अर्थात आपकी कॉपी पे निर्भर है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब मन में आप ये सोचिए कि टोटल जीएस में कितने सवाल आते हैं। वर्तमान में टोटल 80 सवाल आते हैं, है ना। एक अप्रॉक्स मान के चलिए, अभी आप ये मान के चलिए सब में 20-20 आते हैं, है ना। फोर्थ पेपर में कुछ अलग प्रारूप रहता है, लेकिन बड़ा सामान्य तौर पे देखिए। और सामान्य तौर पे आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति अच्छा आंसर लिख देता है थोड़ी, तो उसको सब में मान लो एक एक नंबर ज्यादा आ गए, तो क्या होगा कि उसको पूरे जीएस में 80 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, है ना। अर्थात उस कितना आगे बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि लोग एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, लेकिन आपकी राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी तो ऐसे ही 80 नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। आपको मैं ये बता रहा हूं कि यूपीएससी में अगर मान लीजिए 5000 लोग मेंस लिख रहे हैं, तो उसमें 2500 लोगों को ये मान के चलिए कि उनके चांस की कोई उम्मीद नहीं है सिलेक्शन की। क्यों? क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग इतनी खराब होती है कि वो पहले से ही बाहर होते हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए अगर आपने अपनी आंसर राइटिंग सुधार ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा है आंसर राइटिंग। हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र ये गलतफहमी में रहते हैं कि आंसर राइटिंग कर लेंगे जब सब कुछ आ जाएगा, है ना, जब सब कुछ पढ़ लेंगे तब आंसर राइटिंग करेंगे, है ना। या ये मन में रहता है कि आंसर सीधे जाके वहीं लिखेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, जब सब पता है तो वहीं लिख लेंगे। तो ये मन में कुछ सवाल होते हैं, तो आपके आज सारे मिथक टूट जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये बताया कि हमें आंसर राइटिंग क्यों करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक नंबर का भी एक क्वेश्चन में प्रभाव पड़ता है तो 80 नंबर का पूरा मैटर हो जाता है जीएस में मात्र। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, है ना। तो आप ये बताइए कि आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैं ये बताऊं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट बता दिया, अब सवाल है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक बहुत सा अच्छा उदाहरण जो मैं हमेशा देता रहता हूं कि मान लीजिए आपको तैरना आता है, आपको तैरने के बारे में सारे नियम पता हैं, लेकिन आपने कभी तैरने की प्रैक्टिस नहीं की। तो ये बताइए, क्या आप उन नियमों को जानकर तैरना शुरू कर दोगे? यदि आपको सारे नियम पता हैं और आपको मैं नदी में फेंक दूंगा तो आपको क्या तैरना आ जाएगा? नहीं आएगा ना। चलिए मान लीजिए आपको 4 व्हीलर चलाने के मैं सारे रूल बता दूं,
कि कैसे चाबी लगानी है, कैसे गियर बदलना है, लेकिन जब तक आप 4 व्हीलर नहीं चलाओगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, तब आप अच्छी गाड़ी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना, है ना। और मान लो मैं आपको 4 व्हीलर चलाना कहाँ सिखा रहा हूँ? खुले मैदान में, लेकिन आप सीधे ले गए कहाँ उसे? बाजार में, तो चला लोगे क्या? नहीं, किसी को मार दोगे। मेरी बात समझ आ रहा है? तो हमें कहाँ तैयारी करनी है? जहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ के लिए कंपटीशन है, वहाँ के लिए तैयारी करनी है ना। जब तक आप बाजार में किसी के माध्यम से गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे, है ना, तब तक आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मैं इसमें निपुण हो गया। आपसे बेहतर कोई दूसरा होगा। यही आप तैरने के मामले में सोच लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमको मात्र जानकारी होने से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम आंसर भी लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जानकारी होती है इंफॉर्मेशन, और आंसर लिखना होता है स्किल। जैसे तैरने में, तैरना एक स्किल है, और स्किल आता है अनुभव से, है ना। उसके बारे में नियमों का ज्ञान होना अलग बात है, पर नियमों का एप्लीकेशन या नियमों का व्यवहारिक रूप से करना अलग बात होता है, उसे स्किल कहते हैं। मेरी बात समझ आई? तो इंफॉर्मेशन और स्किल में अंतर समझो। और स्किल कैसे आता है? अनुभव से आता है। जितना आपके पास अनुभव होगा उतना अच्छा आप स्किल प्राप्त कर लोगे, है ना। गाड़ी के उदाहरण से आप सोच लो, आप जितनी रात दिन गाड़ी चलाओगे, जितनी भीड़ भाड़ इलाके में चलाओगे, आप उतना रिफाइन हो जाओगे गाड़ी चलाने में, उतने बेहतर ड्राइवर बनोगे। तो आपको पढ़ने में भी, अर्थात ये कहिए लिखने में भी सबसे बेहतर ड्राइवर बनना है ना। और ये भूल से मत सोचना कि आप वहीं जाके लिख लोगे, है ना। तो इसलिए हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। आपको पता है वहां पर 7 से 8 मिनट में 250 शब्द लिखने पड़ते हैं। और ये नहीं कि एक बार बस लिखना पड़ता है, ठीक है, 20 बार लिखना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है। और एक दिन में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट का, जीएस सेकंड का। अब आप सोचो, आपको 40 क्वेश्चन लिखने हैं एक दिन में, और स्पीड 7 से 8 मिनट में 250 वर्ड की। अभी आपको बातों में ऐसा लग रहा होगा कि कर लेंगे। दोस्तों जरा करके देखो क्या होता है, फिर पता चलेगा। बिना प्रैक्टिस के आप कभी नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पहले कभी प्रैक्टिस कर चुके होंगे किसी और एग्जाम के लिए, लेकिन अगर जो सोच रहे हैं ना कि सामान्य पेपर तो देते रहे, यहां भी एग्जाम दे देंगे, तो आप 20 के 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मस्ट है, वरना फिर क्या होगा, आपका प्री तो निकल जाएगा लेकिन मेंस कभी नहीं निकलेगा। और फिर क्या होगा, आप एक जाल में फंस जाओगे, क्योंकि प्री निकल जाएगा, मेंस निकलेगा नहीं, और मेंस के बाद फिर आ जाएगा कुछ दिनों बाद प्री, है ना। तो फिर आपका वो भी प्री नहीं, तो इस तरह आप एक जाल में फंसे रहोगे। प्री तो निकल जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा। तो इसीलिए एक बार बहुत अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद ही अटेम्प्ट देना। ज़्यादा होश में और जोश में दोनों जरूरी है। ऐसा होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं कि थोड़ी तैयारी हो गई उसके बाद अटेम्प्ट दे देते हैं। अगर अटेम्प्ट दिया तो मान लो हमारा प्री हो गया, तो फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन 3-4 महीने में आप कभी अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है, तो मेंस कभी निकलेगा नहीं। लेकिन फिर पढ़ाई तो करना है ना उसके लिए, तो जल्दीबाजी में गलत सलत तरीके से पढ़ेंगे, फिर मेंस से देके आएंगे, और मेंस निकलेगा नहीं। और मेंस नहीं निकलेगा, 4 महीने बाद फिर प्री होगा, तो फिर प्री का पढ़ने लगेंगे, तो फिर कभी मेंस की तैयारी नहीं कर पाते हम लोग अच्छे से। तो मेरी बात मानिएगा, एक बार जब तक मेंस की अच्छे से तैयारी ना हो जाए, अटेम्प्ट मत देना, ठीक है। जोश और होश का संयम रखना, ठीक। तो चलिए, हम लोगों ने समझा कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। तो मैंने दोनों बातें बता दी आपको, है ना, कि आप ये मत सोचो कि अगर आपको जानकारी है तो आप लिख ही लोगे, है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और साथ में ये भी बता दिया कि अगर आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो गई तो सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा राइटिंग इंप्रूव हो गई तो फिर सिलेक्शन मान लीजिए श्योर है। अगर कहा जाए कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रुकने का सबसे मेन कारण क्या है, तो यही है कि उसकी आंसर राइटिंग की इंप्रूव ना होना, है ना। उसमें कई आयाम है। आंसर राइटिंग मतलब ये बस नहीं होता सुंदर लिखना, है ना। अभी कई बातों पे आपको चर्चा होगी, क्योंकि आज मैं केवल बेसिक बातों पे चर्चा करूंगा, इसलिए आज कुछ बातें आपको समझना है ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग के संबंधित जितनी क्वेरी है उनको शांत कर सको। फिर सवाल है कि इसके संबंध में सबसे बड़ा मिथक क्या है। तो सबसे बड़ा मिथक यही होता है कि एक बार अगर हमें सब जानकारी हो जाएगी ना, तभी हम आंसर लिखेंगे, है ना। पहले मिथक समझ ले, फिर कब की बात करते हैं। तो एक बार अगर हमें सब जानकारी हो गई तभी हम लिखेंगे, तो ये मान के चलिए कि ये भी आपके दिमाग में जो चल रहा है ये भी बहुत गलत बात है।
है ना। आंसर लिखना बिल्कुल अलग बात है और जानकारी होना बिल्कुल अलग बात है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। आपको कितनी भी जानकारी हो जाएगी, लेकिन आप आंसर ये सोचो कि मैं सीधे जाके एग्जाम में लिख दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि कभी भी किसी की तैयारी पूरी नहीं होती, है ना। बस वो सबसे बेहतर अपनी तैयारी करता है, और जितनी बेहतर करता जाता है, और उसे लेकिन कभी ये फील नहीं आता कि अब मेरी पूरी तैयारी हो गई है ना। इसीलिए आप ये मत सोचो कि एक बार मैं पूरी तैयारी कर लूं फिर आंसर राइटिंग लिखूंगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि आप अपने बारे में वर्णन करें, अब भाई आप अपने बारे में तो कोई किताब नहीं पढ़ेंगे ना अलग से, लेकिन मैं लिखित तौर पे दे सकता हूं कि आप अपने बारे में भी अच्छे से नहीं लिख पाएंगे अभी, और ना हो तो विश्वास करके देख लीजिएगा, अपने बारे में भी आप 100 शब्द अच्छे से नहीं लिख सकते, या लिखोगे तो सब एक सा लिखोगे कि मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है, मेरा शहर इतना है, ये है शहर, है ना। तो जितने भी बच्चे आंसर लिखेंगे सेम ऐसे ही लिखेंगे, तो भाई फिर सिलेक्शन तो किसका होगा? जो सबसे अलग लिखेगा। और अलग कौन लिखेगा? जिसने अलग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो अलग प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, वरना फिर आप सामान्य बच्चों की तरह हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर 5000 बच्चे दे रहे हैं तो उसमें 3000 बच्चे भीड़ है केवल, क्योंकि वो सब इसी तरह लिखेंगे, है ना, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ठीक। 2000 बच्चे उसमें अलग होंगे, और उसमें से फिर कुछ बच्चे सबसे अलग होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमें नॉलेज भी चाहिए और हमें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, ये मत सोचिएगा कि जब सब कुछ पढ़ लूंगा तब आंसर राइटिंग शुरू करूंगा, पर यह भी मत सोचिएगा कि पहले ही दिन से आंसर राइटिंग चालू कर दे। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले दिन से आंसर राइटिंग चालू कर दोगे तो सबसे बड़ी बात, आप में कई कमियां आ जाएंगी, है ना। आप आंसर जो लिखोगे वो बेहतर नहीं होगा, उसके कारण फिर क्या होगा, आप एक गलत आंसर लिखने की आदत डाल लोगे, है ना। तो कुछ एक सही समय इसका यह है कि किसी की भी विषय के मामले में पहले थोड़ी जानकारी लीजिए, फिर आंसर राइटिंग लिखिए। जैसे मैं कहूं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र के आंसर लिखने हैं, तो पहले भारतीय कृषि प्रणाली के बारे में पढ़ लीजिए, है ना, 5 से 6 दिन पढ़ लीजिए, उसके सभी एस्पेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है उसको पढ़ लीजिए, जो उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है उसको पढ़ लीजिए, जो उसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट है उसको पढ़ लीजिए, है ना। जैसे मैं सबका आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो ज्योग्राफी का है तो कितनी तरह की मिट्टियां हैं, किस मिट्टी में कौन सी खेती होती है, ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। कहां सिंचाई के कौन से साधन है। फिर उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ लीजिए कि कौन सी सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। फिर इंटरनेशनल इशू पढ़ लीजिए कि WTO का क्या इशू है एग्रीकल्चर को लेके। फिर सोसाइटी और एग्रीकल्चर को पढ़ लीजिए कि महिला और एग्रीकल्चर का क्या संबंध है, ठीक है। दलित और एग्रीकल्चर का क्या संबंध है, ट्राइबल्स और एग्रीकल्चर का क्या संबंध है, साथ में टेक्नोलॉजी को भी जोड़ दीजिए उससे, है ना, ठीक है। भाई क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी उससे जोड़ लीजिए, है ना। ये शांत हो गया था लगता है। तो टेक्नोलॉजी को, तो आप जब एग्रीकल्चर को पढ़ लेंगे 5-6 दिन में अच्छे से, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पे आंसर राइटिंग लिखते रहिए। तो शुरुआत कब करनी है आपको? जब एक किसी भी अवधारणा की बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए उसके बाद आंसर लिखना है। ये नहीं कि पहले दिन से आंसर लिख दो। आजकल मार्केट में एक नया कल्चर है कि पहले ही दिन से आंसर राइटिंग लिख दो। ऐसा नहीं है, पहले दिन से कोई आंसर राइटिंग नहीं लिख सकता, क्योंकि जब आपको मुद्दे की समझ ही नहीं है तो आप कैसे लिखोगे, है ना। या तो फिर गलत सलत लिखोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी गलत सलत लिखने की। आपको अभी नहीं करना। फिर बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा जोश में मत आओ, होश साथ में रखो। तो आपको कब चालू करना है आंसर राइटिंग? आपको आंसर राइटिंग चालू करना है जब कुछ एक बार जानकारी हो जाएगी उसके बाद। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, यह भी मत सोचो कि बिना पढ़े लिख ले, और यह भी मत सोचो कि उस टॉपिक को पूरा पढ़ ले, है ना। एक सामान्य सी समझ पैदा कर लो फिर लिखो, क्योंकि आप एग्रीकल्चर को ये सोचो कि पूरा पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए एक सामान्य समझ हो जाए तब आप आंसर राइटिंग लिखो। तो हमारा सवाल हो गया कि क्यों करें, फिर कब के बारे में भी सवाल आ गया, है ना, कब करें। अब आती है लेखन शैली। कई लोगों के मन में सवाल है कि सर मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक, तो क्या आंसर राइटिंग के लिए राइटिंग सुधारना पड़ेगा? तो देखिए, यूपीएससी के संदर्भ में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी आपकी राइटिंग की सुंदरता को नहीं देखता, बस आपकी राइटिंग पढ़ने लायक हो।
अगर आप अपनी राइटिंग को पढ़ पा रहे हैं और आपके दोस्त यार भी पढ़ पा रहे हैं तो ये मान लीजिए राइटिंग सही है। ठीक, वो बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग को महत्व नहीं देता, उसको क्या चाहिए, उसको आपका कंटेंट अच्छा हो, लेखन शैली का कोई रोल नहीं है ज्यादा। आप केवल सुंदर लिखने के चक्कर में ना पड़ो, सुंदर लिखने वाले बहुत लोग हैं, सुंदर लेखन शैली का कोई रोल नहीं है। हाँ, पीसीएस में थोड़ी इसका रोल होता है, तो पीसीएस के हिसाब से अलग बात है, लेकिन यूपीएससी में सुंदर लेखन शैली का महत्व नहीं है, केवल आपकी लेखन शैली सफाई हो, है ना, और सब कुछ पढ़ने में आसानी से आ जाए। कई लोग जैसे बहुत छोटा लिखते हैं तो वो लोग थोड़ी बड़ा लिखने लगे, है ना, तो बड़े लिखने से ही अपने आप चीजें समझ में आ जाती हैं। अब दूसरा सवाल है कि सर हमारा हिंदी मीडियम है और मान लो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो केवल अंग्रेजी में होते हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हाँ, आप यूज कर सकते हो। ठीक, अब आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आपने कंप्यूटर लिखा, ठीक है, तो कंप्यूटर को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो, अर्थात इंग्लिश के शब्द को देवनागरी लिपि में लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने क्या चुना है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, तो आप देवनागरी लिपि में कंप्यूटर लिख सकते हो। अब जैसे क्वांटम है तो आप क्वांटम को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब क्वांटम के लिए हिंदी का शब्द नहीं ढूंढना आपको, आप क्वांटम लिख दो। आप नैनो ठीक है, आप नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, तो नैनो टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक, तो क्या करना है, हमें इंग्लिश के शब्द को देवनागरी लिपि में लिख देना है। जैसे मैंने आपको क्वांटम का उदाहरण बताया, मैंने आपको नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस के शब्द जो हैं उसकी हिंदी कठिन होती है या हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते नहीं हैं, है ना, पर याद रखिएगा आपको अपना शब्दकोश बेहतर करना है। उसके लिए मैंने पहले बता रखा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, मेरी कई वीडियो हैं इस पे, आप उनको देखिएगा। जो लड़के शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की वो जरूर देखें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो गलतियां मैंने की हैं मैं आपको नहीं करने देना चाहता। आपकी तैयारी का 2 साल समय कम से कम बच जाएगा, तो एक बार भरोसा करिए, उसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो हमें क्या है, लेखन शैली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी बहुत छोटी है तो हम बड़े लिख देंगे, बस पढ़ने लायक हो, ज्यादा सुंदर उंदर के चक्कर में मत पढ़ो। आप देख लीजिएगा टॉपर्स के कभी भी कॉपी उठा लीजिएगा, बहुत सुंदर राइटिंग नहीं रहती ज्यादा, पर मेरा कहने का यह भी मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब हो। अगर आपकी राइटिंग पढ़ने लायक नहीं होगी तो आपका नंबर कट जाएगा, है ना। और जिनके पास टाइम है, अर्थात जो अभी बीए सेकेंड ईयर में है, बीए या बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो क्या कर सकते हैं, वो अभी सुलेख लिख सकते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन जो तैयारी करने के चरण में आ चुके हैं पूरी तरह से, वो परेशान होने की उनकी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा, हम क्या लिखें, पैराग्राफ में लिखें कि चित्रात्मक लिखें, है ना, तो ये एक मन में सवाल होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक बात को आप पूरी तरह से मान लो बस उसी को फॉलो करो। क्वेश्चन कैसा है उसके आधार पर निर्भर करता है कि उसको कैसे लिखना है। एक ही क्वेश्चन में आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, उसमें और चित्र भी बना सकते हैं, और उसमें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पैराग्राफ में लिखें, ठीक है, या चित्रात्मक लिखें, या कहिए पॉइंट वाइज लिखें, जैसे हम बुलेट में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है इस पे निर्भर करता है ना। तो क्वेश्चन का नेचर समझिएगा और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि वैश्वीकरण ने महिलाओं में क्या प्रभाव डाले हैं, तो इसमें आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो। पहली बात तो वैश्वीकरण को समझाने में आप पैराग्राफ यूज करोगे, फिर उसका महिलाओं में जब प्रभाव लिखोगे तो उसको पॉइंट वाइज लिख दोगे, है ना। तो इस तरह क्या कर, अब जब कंक्लूजन लिखोगे उसका तो फिर पैराग्राफ में लिखोगे। तो कहने का क्या मेरा मतलब है कि आप एक ही क्वेश्चन में हर तरीके से लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी होगी कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। क्योंकि अभी मेरा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना मेरे पास समय नहीं है ना। इसके लिए मैं एक अलग से पूरी लेक्चर सीरीज चलाऊंगा, उसके बारे में आप पूछते रहिएगा। ठीक, अगर आप लोगों की अच्छी खासी क्वेरी आएंगी तभी वो लेक्चर सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना। उसमें फिर आराम से चर्चा करेंगे, जीएस फर्स्ट पेपर में कैसे आंसर लिखना है, सेकंड पेपर में कैसे आंसर लिखना है, थर्ड पेपर में कैसे आंसर लिखना है, फोर्थ पेपर में कैसे लिखना है। वो एक विस्तृत चर्चा का पार्ट होगा। अभी केवल उन सामान्य बच्चों के लिए जिनके मन में कई तरह की शंकाएं आ रही थी। ठीक, तो आपको कोई भी सब कि कब बैच चलेगा क्या होगा, आप उसकी जानकारी फोन करके ऑफिस में पूछ सकते हो।
ठीक, तो मैंने क्या बताया, पैराग्राफ को चित्रात्मक स्पष्ट कर दिया। फिर सामान्य बातें ध्यान रखिए आंसर लिखते समय। आंसर लिखते समय सबसे बेसिक बात है कि आपको क्वेश्चन के हर एस्पेक्ट को लिखना है, हर पक्ष को समझना है ना। जैसे मान लो एक सवाल लिखा है कि भारत में कई योजनाएं चल रही थी तब भी गरीबी खत्म नहीं हुई, चर्चा करिए, है ना। तो अब इसमें कई लोग क्या करेंगे, सीधे लिखने लगेंगे कि भारत में गरीबी खत्म नहीं हुई बस, है ना। जबकि सवाल क्या है, भारत में पूर्व में कई योजनाएं चल रही थी तब भी गरीबी खत्म नहीं हुई, चर्चा करिए। तो इस सवाल में सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि कई योजनाएं कौन सी थी, फिर आपको यह बताना है कि गरीबी खत्म नहीं हुई आज भी, फिर यह बताना है कि उसके क्या कारण थे। अर्थात इस क्वेश्चन में 3 बातें स्पष्ट रूप से पूछी जा रही हैं। लेकिन सामान्य रूप को आपको क्या लग रहा है कि सामान्य रूप से ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है, बस ये पूछा है कि गरीबी खत्म नहीं हुई, है ना। जबकि इस क्वेश्चन में हिडन क्वेश्चन है 3। पहला क्या कि कई योजनाएं, तो आपको बताना है कि पहले भी कई योजनाएं चल रही थी, है ना। फिर दूसरी बात ये बताना है कि आज भी गरीबी है, और तीसरा इसमें यह बताना है कि क्यों नहीं खत्म हुई। तो इस तरह इसमें 3 पार्ट थे, और सामान्यतः बच्चा एक पार्ट लिख के आता फिर कहता पेपर तो बहुत अच्छा गया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, किस्मत खराब थी, ये होता है। तो ये भी आपको समझना है। फिर एक क्वेश्चन आ जाए कि महिलाओं के संदर्भ में बढ़ते अपराध को चर्चा करिए, ठीक। तो हमें इसमें क्या लिखना है, हमें इसमें उसके हर तरह के अपराध को लिखना है। जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं वो हर तरह के लिखना है। उसके कार्यस्थल में कैसे उसके साथ अपराध हो रहे हैं, उसके घर में कैसे उसके साथ अपराध हो रहे हैं, उसके स्कूल में कैसे उसके साथ अपराध हो रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हर एस्पेक्ट को समझना है। जैसे आपसे कहा जाए कि महिलाओं के साथ शोषण होता है, चर्चा करिए, तो अब इसमें लिखेंगे कि महिलाओं के साथ उनके बाल्यकाल में कैसे शोषण होता है, ठीक है, उनके स्कूल लाइफ या टीन एज में उनके साथ कैसे शोषण होता है, फिर जब उनकी एज 20 से 30 या 40 साल होती है तो कैसे शोषण होता है, या फिर लिख सकते हैं कि जब वो वृद्ध होती है तो उनके साथ कैसे शोषण हो सकता है। अर्थात हमें उस क्वेश्चन के हर एस्पेक्ट को लिखना है, तभी तो आपके नंबर अलग होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो हमने अभी चर्चा की थी एग्रीकल्चर पे कि एग्रीकल्चर के संदर्भ में चर्चा करिए, तो आपको उसके सभी एस्पेक्ट, एक सामान्य सा क्वेश्चन है अभी, तो आपको उसके सभी एस्पेक्ट लिखने होंगे, उसके सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी, उसकी जियोग्राफी, उसकी पॉलिटी, है ना, उसके लीगल, उसकी टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। किसी एक एस्पेक्ट को लिख देने से नहीं होता कंप्लीट, है ना। फिर वही आप 3000 की काउंटिंग में आ जाएंगे जो सामान्य लोग लिख रहे हैं बस, ठीक है। फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, जैसे मान लो बाल विवाह एक अपराध है, चर्चा करें। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत सब कोई कैसे करेंगे, बाल विवाह वह विवाह है जिसमें लड़के और लड़कियों का 21 और 18 साल से कम में विवाह हो जाता है। सब कोई लगभग ऐसे ही शुरू करता है ना। आप अगर सोच रहे हो आप अलग हो तो ऐसी कोई नहीं, मैंने कई आंसर राइटिंग क्लास चलाई हुई हैं, तो मैं सबसे पहले यही आंसर लिखने को देता हूं बच्चों को। और विश्वास मानिए 32, 33 साल के बच्चे भी, मतलब बच्चे क्या बोले, वो यही आंसर लिखते हैं कि बाल विवाह वह विवाह होता है जिसमें कम उम्र के बच्चों का विवाह हो जाता है। जब सब यहीं से शुरू करेंगे तो सबको क्या करेगा, टीचर समझ जाएगा ये सब एक से हैं, सबको नंबर कम दो। कोई लड़का उसमें होगा जो अलग से शुरुआत किए होगा, है ना, जिसने अपना प्रस्तावना अलग अच्छा लिखा होगा, जिसने शुरुआत अच्छी की होगी, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा होगा, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो मैंने क्या कहा, हर पक्ष को हमें सुनना है, ठीक है, उसके समस्त आयामों को हमें कवर करना है। हमारा क्वेश्चन विशेष होना चाहिए, जैसे मैंने बाल विवाह का उदाहरण दिया। फिर हमारा क्वेश्चन प्रमाणिक भी होना चाहिए। हम लोग उसमें कई ऐसी बातें लिख देते हैं, जैसे मेरे गांव में ऐसा होता है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई प्रामाणिकता ही नहीं होती। या कह दीजिए बाल विवाह एक बहुत बुरी समस्या है, अरे इसको प्रूफ तो करो कैसे बुरी है, ठीक, कैसे। तो आपको ये चीजें बड़ी ध्यान देनी है। आप ये लिखोगे ना कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कम उम्र में शादी हो जाने पे हिंसक घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो ये एक रिपोर्ट है। या कह सकते हो आप संसदीय समिति के अनुसार, है ना, या कह सकते हो कि नीति आयोग की 3 ईयर एक्शन प्लान में भी ये बात बताई गई है ना। जैसे आ जाए कि चुनाव में वित्तीय संबंधित सुधार होना चाहिए, तो आप कह सकते हो, ठीक है, कि एडीआर की एक रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहा गया है ना, एआरसी ने ऐसा माना है। तो इस तरह आपको अपना आंसर रिच करना पड़ेगा, तभी तो आपके आंसर की प्रामाणिकता आएगी। वरना झूठ बोलने वाले तो बहुत से लोग हैं,
पर झूठ भी बहुत समझदारी के साथ बोलना है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा कंफर्म ही चीजें पता हो, आपको अप्रॉक्स पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं कि भारत में लगभग 30% गरीबी है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने वहां लिख दिया लगभग 30% है, इसी के आसपास 29 पॉइंट कुछ होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझदारी के साथ बातें लिखनी है ना। तो ये सब बातें हो गई। फिर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, तो देखो इस समय बाजार में बहुत सी टेस्ट सीरीज आ गई हैं। ऐसे लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं जिन्होंने कभी मेंस लिखा ही नहीं है, तो उनसे बचिए, है ना। ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज ही अपनाइएगा। अब ऑथेंटिक कौन सी होती है, ये आपकी एक समझ होगी, आप उससे देखिए, समझिए, और याद रखिएगा कि ब्रांडिंग करने बस से ऑथेंटिक नहीं कुछ हो जाता, है ना। हर वो इंसान ब्रांड बना लेगा जिसके पास पैसा है, पर उसका ये मतलब नहीं कि उसकी कोई प्रमाणिक ही हो। आप विजन की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी आती है ना। या कई अन्य संस्थानों की है, जैसे सब्जेक्ट के संदर्भ में, अब जैसे फिलॉसफी के संदर्भ में अलग संस्थान की टेस्ट सीरीज बेहतर है ना, या इकोनॉमी के संबंध में अलग संस्थान की अच्छी है। ठीक, तो इस तरह आप चीजें समझ सकते हैं, है ना। अब आप देख लीजिएगा आपके आसपास कौन सी उपलब्ध है। फिर अन्य बातों को जो हमें ध्यान रखना है, आप अन्य बातों में कुछ टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। उन कॉपी को देखकर आपको पता चलेगा कि हमें कैसा आंसर लिखना है। पर मेरी बात याद रखिएगा, हमको नकल नहीं करनी। ठीक है, मान लो आपने टॉपर से देखा 2009 का, और उस समय अलग डिमांड थी क्वेश्चन की, क्योंकि उस समय क्वेश्चन ज्यादा शब्दों में लिखना होता था, पर अब अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कॉपी मत कर लेना। ठीक है, तो हमें एक उसकी समझ लेनी है, उसको पूरी तरह से नकल नहीं करना। फिर दूसरी बात, टेलीग्राम में कई ग्रुप हैं, है ना, तो उन आप ग्रुपों में देख सकते हो अच्छे आंसर राइटिंग के कंटेंट आ रहे हैं। पर याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि अपना दिमाग खुला रखिएगा अच्छा और सही पहचानने के लिए, है ना। अंधभक्त होके ना कुछ मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग एडवर्टीज पैसे लेकर कर रहे हैं, सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन कई लोग बिक गए हैं, तो कृपया करके उनके चक्कर में मत आइएगा। हाँ, और याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। अब आप लोग मेरे पास मैसेज करोगे कि सर ये भी उपलब्ध करा दो, सर टेस्ट सीरीज ही हमें बता दो, हमें ये भी करा दो। भाई कुछ काम अपने आप से भी किया करो। आप लोगों की ये आदत बहुत बुरी है कि कोई आदमी अगर थोड़ी करेगा तो फिर आप उसको इतना परेशान कर लोगे कभी कभार कि वो भी इरिटेट हो जाता है ना। जैसे मैंने इंग्लिश में सिलेबस पूरा अवेलेबल करा दिया, अब सर हिंदी में भी मुझे अवेलेबल करा दीजिए, तो आप लोग फिर छोटे बच्चे बन जाते हो कि आप बेटा लेट जाओ, हम दूध की बोतल पकड़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों में बहुत गुस्सा आती है ना, क्योंकि आप लोग खुद भी कुछ करो, है ना। अभी मैं कह दूं आप लोगों से कि आप मेरा एक काम कर दो, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, और दूसरे को आप ऐसा समझते हो कि बिल्कुल फ्री है। तो कृपया करके थोड़ी मानवता का भी परिचय दिया करें, थोड़ी समझदारी का परिचय दिया करें, है ना। किसी का शोषण करने में मत उतारू हो जाए। ठीक, जो जेन्युइन क्वेश्चन हो वो बिल्कुल आप पूछिए, मैं बताऊंगा। एक बार नहीं, आप 100 बार पूछिए, मैं 100 बार बताऊंगा। ठीक, पर आपके क्वेश्चन में आलस नहीं दिखना चाहिए। कई बार आप लोग ना कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक, तो इसलिए सावधानी के साथ पूछिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और ये बातें आपको बहुत फायदेमंद होगी। आप पढ़ाई शुरू करिए। बस मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सिलेक्शन पाने के लिए तैयार रहिए, मेहनत करिए। मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा सपना है कि आप लोग अपने पहले अटेम्प्ट में जरूर सेलेक्ट हो, जो चीज मैं नहीं कर पाया, है ना। तो आप लोग, एक लड़का भी सिलेक्ट हो गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक, इसीलिए फिर बोल रहा हूं, जोश और होश, जल्दीबाजी नहीं कि 2021 में मुझे अटेम्प्ट देना है, इसी बार बन जाऊंगा। अगर तैयारी नहीं है तो आराम से दो, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन अटेम्प्ट खराब नहीं करना, क्योंकि जब जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं ना, तो आपकी एनर्जी खत्म होती जाती है, आप निराश होते जाते हो। ठीक, मैं आपको बहुत जेन्युइन लाइफ की एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको किसी भी तरह से धोखा देना नहीं है। मुझे आपसे कुछ मिल नहीं रहा, बस मुझे एक चीज संतुष्टि मिलती है कि कुछ लोग भी अगर पढ़ ले गए तो वो चीजें हो जाएंगी जो मैं नहीं कर पाया। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए, रात दिन पढ़िए, मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद।